हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत से स्टूडेंट जो कि मेरे पास स्पेशली टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज है कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करवा दीजिए। हालांकि क्लासेस में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे आप पीजीटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या यूजीसी नेट भी आप कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की हम बात करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल आपके पास है, तो फिर भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन के राइट आंसर देखने होते हैं, और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्रश्न अगर आप देखें, लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। प्रतिनिधि जनसंख्या पर आधारित है, क्या ये सही नहीं है बात? ये बिल्कुल सही है। जो प्रतिनिधि है वो जनसंख्या पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से जो आपके पास लोकसभा क्षेत्र है वो आपके निर्धारित किए जाते हैं। तो ये बात तो आपके सही होगी लोकसभा के बारे में। दूसरे हम देख लेंगे, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं। पूरा आपके पास ये है, इसमें थोड़ा सा कट आपके हो गया है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन जाति के जो सदस्य हैं उसको मनोनीत करता है लोकसभा में। क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आपके पास नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपके पास सत्य बात है। अगले हम देख लेंगे बात, चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन की अगर हम बात करें तो उस पर सीधा प्रभाव आपके देखने को मिलता है। तो क्या ये सही बात नहीं है? तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष रूप से आप जो यहाँ पे क्या करेंगे, निर्वाचन आपका होगा, क्षेत्रीय आधार पर आपके जो है निर्वाचन आपके पास क्षेत्र आपको दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आपके सही बात है। अगला हम देख लेंगे, एक ऑप्शन आपके फिर रह गया है, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी 33% रिजर्वेशन आपकी लोकसभा में नहीं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पे साथ में आपको जो है थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट पता होने, जैसे लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 पता होगा। वर्तमान में कितनी है? 545। ये 545 कैसे और कहाँ कहाँ से आपके पास आते हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपके पास 530 की मैं बात करूं, जो आपके पास प्रभावी संख्या है 530, ये राज्यों के प्रतिनिधि इसमें है। 545 में से 500 जो 30 है ये राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं। 13 आपके पास जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि आपके देखने को मिलते हैं, 2 आपके मनोनीत किए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके पास वर्तमान में जो सदस्य संख्या बनती है 545 आपके बनती है। हालांकि अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में आपके पास 552 है। बाकी बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में आपके पास अगर हम देखें तो किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो आर्टिकल आपके पास 81 में लोकसभा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो छोटी छोटी चीज़ें, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न आपके पास है, भारत का राष्ट्रपति अपना निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग, निषेधाधिकार मतलब जो वीटो आपके पास है, तो वीटो जो है इसका प्रयोग आपके पास राष्ट्रपति कहाँ पर कर सकता है? पहले ऑप्शन देखना, फिर आराम से आपको इसका आंसर पता है। वीटो निषेधाधिकार मतलब किसी जो है बिल को जो अपने अनुमति देने से इनकार कर देना। जैसे आपके पास यूएन में भी आपने सुना होगा वीटो का प्रयोग आपके पास सबसे ज़्यादा यूएसए आपके पास है, रशिया आपके पास है, चीन है, 5 आपके पास जो है 5 देशों द्वारा वीटो का प्रयोग आपके पास, उनको जो शक्ति आपके वीटो की दी गई है। तो यहाँ पर स्थायी सदस्यों की बात यूएन की अगर हम करें तो उनके पास वीटो का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति आपके पास देखने को मिलती है। तो यहाँ पर किस में ये प्रयोग नहीं कर सकता है, किस प्रस्ताव में एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऐसे ही पूछा गया है। तो ऑप्शन में अगर आप देखें, संसद द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों के लिए, तो यहाँ पे क्या वीटो का प्रयोग जितने भी संसद में विधेयक पारित किए जाते हैं उनके लिए राष्ट्रपति कर सकता है। तो क्या ये बात सही है? तो ये आपके पास पहली बात ये सही नहीं है, क्योंकि सभी के लिए नहीं कर सकता है। तो ये वाली बात आपके पास क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है किसके लिए कर सकता है, तो पहला तो आपके पास क्या है, इसमें सभी प्रस्तावों के लिए वीटो का प्रयोग वो नहीं कर सकता है। दूसरी बात, केवल संविधान संशोधन विधेयकों के लिए। संविधान संशोधन जब भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, जो कि आर्टिकल 368 में आपने देखा होगा, भाग 20 के अंदर आपके पास ये देखने को मिलता है। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते, बल्कि आपको जो आपकी नॉलेज है उसके एनालिसिस के बेस पर आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे क्या संविधान संशोधन विधेयक के लिए वीटो का प्रयोग कर सकता है?
क्या ये बात सही है? तो ये बात भी आपके पास सही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थर्ड देख लेंगे, केवल धन विधेयक के लिए। तो क्या धन विधेयक के लिए आपके पास राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है? बल्कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। धन विधेयक जब आपके पास पारित किया जाता है या प्रस्ताव आपके पास जो पास हो जाता है दोनों असेंबली से, तो राष्ट्रपति के पास एक ही ऑप्शन क्या होता है, उस पर सिग्नेचर करने का। वो उसमें वीटो का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन थर्ड भी आपके पास क्या होगा, गलत होगा। केवल साधारण विधेयकों के लिए, तो ये वाला बिल्कुल पॉइंट आपके पास सही है। वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कैसे विधेयक के लिए, कैसे बिल पर कर सकता है जो कि साधारण है। साधारण विधेयक का मतलब क्या होता है, जो कि 1/3 की मेजोरिटी से आपके पास किए जा सकते हैं। एक साधारण आपके पास होता है, एक आपके पास विशेष बहुमत होता है। जो साधारण बहुमत वाले जो आपके पास हैं, जो साधारण बहुमत से पास किए जाएंगे बिल, उनको आपके पास साधारण विधेयकों के लिए आपके पास राष्ट्रपति जो है वीटो का प्रयोग आपके पास यहाँ पर कर सकता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ नहीं कर सकता? क्या धन विधेयक में कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। वित्त विधेयक में कर सकता है? नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक में कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, सिर्फ आपके पास साधारण विधेयक के लिए वीटो का प्रयोग यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है बिल्कुल ही आपके पास सही हो जाएगा कि किसमें ये निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन डी आपके पास बिल्कुल सही होगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके देखने को मिलती है, और राष्ट्रपति से संबंधित, उसके निर्वाचन से संबंधित, उसका निर्वाचन मंडल द्वारा कैसे राष्ट्रपति का आपके पास चयन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न आपने देख लिया कि कौन सा ऐसा विषय है जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो अध्यादेश की जब बात आ रही है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 123, इस अनुच्छेद के अंतर्गत उसके पास एक शक्ति है कि उसके द्वारा अध्यादेश को जारी कर सकता है। जब भी कोई संसद का विश्रांति काल चल रहा हो, तो ऐसे में उसे अगर जरूरी लगता है तो कोई भी आपके पास जो प्रावधान वो लागू कर सकता है इस अध्यादेश के माध्यम से। तो ये शक्ति आपके पास राष्ट्रपति के पास है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपके पास देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा विषय है जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा विषय है, अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा। क्या नए कानून का निर्माण करना अध्यादेश के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल, आर्टिकल 123 जो आपको मैंने अनुच्छेद बताया है, यही तो है कि अगर विश्रांति काल चल रहा है, कोई प्रावधान लागू करना है, तो नया कानून बनाना है, तो यहाँ पे वो उसको अध्यादेश के माध्यम से कर सकता है। तो ये तो सही बात है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो क्या नहीं कर सकता है, पहले ऑप्शन सारे हम देख लेंगे। दूसरा, किसी नए कर का आरोपण, बिल्कुल, नए कर भी अगर लगाने हो तो अगर उसको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियली थोड़ी सी क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो नए कर को भी आपके लगा सकता है इस अध्यादेश के माध्यम से। बजट पास करना, तो ऐसा भी आपके पास कर सकता है। यहाँ पे संविधान का संशोधन, तो ऑप्शन अगर आप देखें तो ये अलग भी आपके देखने को मिल रहा है, और वैसे भी आपको लग गया होगा कि आर्टिकल 368 अपने आप में एक अलग है। तो यहाँ पे संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो विश्रांति काल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया आपके पास कहाँ पे देखने को मिलती है, संसद में, पार्लियामेंट में देखने को मिलती है, और संसद का उल्लेख 79 में आपके देखने को मिलता है। तो संसद में दोनों सदन आ जाते हैं, लोकसभा भी आपके पास आ जाता है, और आपके पास यहाँ पर राज्यसभा भी आपके देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके पास किसके अंतर्गत नहीं होगी, संविधान संशोधन करने के अंतर्गत आपके पास आर्टिकल 123 के अंतर्गत संविधान संशोधन आपकी ये नहीं कर सकता, इसके लिए आपके पास अध्यादेश जारी आपके नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपके बिल्कुल सही हो जाना था। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता है तो आप आराम से इसको सही कर लोगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई? परीक्षण आप समझ लीजिए कि पुनर्विलोकन, आप इसको समझ सकते हैं। पुनर्विलोकन के लिए आपके जो की गई, किसकी जांच हेतु की गई, कि अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए कौन आपके पास जो है निर्णय लेगा, या उससे संबंधित जांच वगैरह कौन करेगा, पुनर्विलोकन उसका कौन करेगा, उससे संबंधित प्रश्न है। तो किस आयोग के अंतर्गत या किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई? कोठारी आयोग आपके पास है। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पता है, जैसे कोठारी आयोग का मैं बता दूं, कोठारी आयोग आपको पता है शिक्षा से संबंधित था, एजुकेशन से रिलेटेड था, तो केंद्र राज्य संबंध आपके क्यों ये देखेगा। वैसे ही शाह आयोग है,
आयोग किससे संबंधित था? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जरा। अगला ऑप्शन अगर आप देखें सरकारी आयोग, तो यहाँ पे अगले ऑप्शन पे अगर हम देखिए सरकारी आयोग, इसका बिल्कुल आपके सही होगा, क्योंकि सरकारी जो आयोग है इसका जो कार्य क्या था, केंद्र राज्य के बीच जो आपके पास संबंध है उससे संबंधित अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए आपके पास इसको गठित किया गया था। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका नाम सरकारिया क्यों पड़ा या सरकारी आयोग इसका नाम क्यों पड़ा, जैसे ये कोठारी आयोग है तो इनके जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे, तो दौलत सिंह कोठारी और लास्ट में जो कोठारी है, कोठारी के नाम पर इसका कोठारी आयोग पड़ा। बिल्कुल सरकारी आयोग भी ऐसे ही है, अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़े तो सरकारी आयोग के अध्यक्ष जो आपके पास कौन देखने को मिलते हैं, ये न्यायमूर्ति श्री रणजीत सिंह सरकारिया थे। अब इनका नाम सरकारिया था तो इसी के नाम पर इसका नाम सरकारी आयोग आपके देखने को मिला। इस आयोग में आपके पास 3 सदस्य थे, एक तो आपके पास रणजीत सिंह सरकारिया हो गए, इसके अलावा पी शिवरामन आपके पास हैं, SR सेन, ये 3 सदस्य इसमें आपके देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा डिटेल में अगर इसको आप देखें तो अगर आप चाहें तो इसको और डिटेल में देख लेना। और इससे रिलेटेड आपको एक और फैक्ट मैं बता दूं ताकि आपको याद हो जाए। आपने सुना होगा आनंद साहिब प्रस्ताव, आपने देखा होगा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में बेशक आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी आपके इसी सरकारी आयोग को आपके पास दिया गया था कि आप इस संबंध में आपको जो है जानकारी उपलब्ध करवाए या इसके संबंधित प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत आपके किया जाए। तो सरकारी आयोग ही उससे संबंधित है, तो आपके पास आनंदपुर जो साहिब प्रस्ताव है वो भी इसी को आपके सौंपा गया था। तो ऑप्शन इसमें जो सी था बिल्कुल आपके पास ये ठीक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न भी है, यहाँ पे पढ़ाने का वैसे मेरा कोई नहीं, मैं समझाना आपको चाह रहा था कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे पढ़ने का तरीका आपके पास होना चाहिए और कैसे प्रश्न पूछने की संभावना आपके पास देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? ऐसा नहीं है कि आपको ये पता नहीं है, पता आपको है, लेकिन प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ोगे फिर समझोगे नहीं, और जब तक समझ में बात नहीं आएगी तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। ऑप्शन आप देख लीजिए। पहले, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई का प्रारंभ करना, पहली बात। दूसरा, नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना। तीसरा ऑप्शन, महान्यायवादी की नियुक्ति करना। और ऑप्शन 4 आपके पास है, राज्यों की सेवाओं में परिवर्तन करना। तो यहाँ पे राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? अब राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की जो कार्यवाही का प्रारंभ करना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ये कहाँ से हो, ये राज्यसभा से हो। तो क्या आपके पास ये शक्ति केवल राज्यसभा के पास है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपके पास है फर्स्ट, वो आपके पास यहाँ पर ठीक नहीं है एक हिसाब से, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपके पास राज्यसभा से शुरू की जाए। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पर ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन भी, तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि नई जो अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति है वो आपके पास राज्यसभा द्वारा आपके पास ये एक विशेषाधिकार आपके देखने को मिलता है। हालांकि इस विशेषाधिकार की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा जो अपने 2/3 बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव आपको पास करना होता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो अधिकार आपको मिलता है, ये केंद्र सरकार को एक अधिकार दे सकती है कि नई अखिल भारतीय जो सेवा है उसका निर्माण आपके किया जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पास सीधी ये आपके पास राज्यसभा एक प्रावधान दे सकती है, तो इसके लिए एक विशेष बहुमत चाहिए होता है, यानी कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार के लिए जो आपके पास ये एक प्रावधान बना सकती है नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें, महान्यायवादी की नियुक्ति। अब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट सेक्शन में कीजिए जरा, बहुत आसान सा प्रश्न है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, किसके पर्याप्त परसेंट कार्य करता है और उसको हटाया कैसे जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए ये महान्यायवादी जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूँ, आपकी क्यूरियोसिटी में बढ़ा रहा हूँ कि कैसे आपको पता क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब राज्यों की सीमा में परिवर्तन, अब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन ये आपके पास क्या केवल राज्यसभा के पास ये राइट है? ऐसा नहीं है, लोकसभा के पास भी है। अनुच्छेद अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, अनुच्छेद 2 और 3 ये इससे संबंधित है। अब 2 और 3 मैंने दोनों क्यों कहे, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप पहले मेरे पास स्टूडेंट थे तो अगर आपने क्लासेस वगैरह में भी हमने डिटेल में देखा है, नहीं तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं इस समय क्वालिटी लर्निंग पॉइंट, सीधे प्लेलिस्ट में चले आइए। प्लेलिस्ट में पॉलिटी का आपके पास फोल्डर है, आर्टिकल वहाँ पे एक मैंने जो है नोट्स के थ्रू एक वीडियो मैंने बनाई है, नोट्स वाली स्पेशली जो हैंड रिटन नोट्स है उससे एक मैंने वीडियो बनाई है। उसमें भाग 1 जब हमने किया है पार्ट 1,
भाग 1 के बारे में हमने बात की है। आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 है क्या है। अगर आपने देखनी होगी तो पॉलिटी का एक अलग से फ़ोल्डर बना है, उसमें आप पॉलिटी का लगभग 50% आपके आराम से हो जाएगा, यानी कि बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी उन वीडियो से, जो कि वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बाकी उम्मीद है कहीं न कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर मुझे लगेगा कि आपको ऐसे ही कुछ एक ट्यूटोरियल आपके बीच-बीच में छोटी-छोटी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। डेफ़िनेटली आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा जैसे ही मुझे पॉसिबल होता है। अगर मुझे समय लगता है तो निस्संदेह आपके लिए छोटी-छोटी वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।